अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दी बाचा बाय निगाह राहिल पार्ट 28। रात की तारीकी को सूरज की तेज़ किरणों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आज आसमान पर ये सूरज उससे अपनी तरह ही वीरान सा लग रहा था। वो उसी कमरे में था जहाँ वो रात भर रहा था। दोनों एतराफ़ में उसके घर के मुलाजिम एक कतार बनाए मौद्दिब से अंदाज में सर झुकाए खड़े थे। वो गर्दन ऊंची की, आंखों में सुर्खी लिए छोटे छोटे कदम लेता हुआ टहल रहा था। वो एक शक की नज़र अपने हर मुलाजिम की जानिब दौड़ाता और हर मुलाजिम को उसकी इन शक्किया नज़रों की वजह समझने में नाकाम थे। असलम, मेरे अलावा यहाँ और कौन आता है? मिकाइल ने असलम को देखे बगैर टहलते हुए सख्त लहजे में पूछा तो असलम घबरा सा गया। कोई नहीं मिकाइल साहब, उसे थूक निकलते हुए कहा। फिर सोच लो, उसने अब की बार असलम को देखते हुए कहा तो असलम मजीद घबरा गया। अनाया बीबी यहाँ सफाई के लिए आती है, उसने चंद लम्हे बाद कुछ सोच कर कहा। ये सुनकर कतार में खड़ी अनाया बीबी के दिल की दौड़ तेज़ हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया और उन्होंने मिकाइल की जानिब देखा जो उन्हें ही घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था जिससे अब उन्हें काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। असलम और अनाया बीवी के अलावा बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं, मिकाइल ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सर्द महरी से कहा तो बाकी मुलाजिम फ़ौरन एक एक करके वहाँ से जाने लगे। उनके जाने के बाद मिकाइल ने असलम को आँख से इशारा किया तो असलम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अनाया बीवी के दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ हो गई, आंखों में खौफ के मारे नमी सी उमड़ आई। वो खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। अनाया बीबी, आप इस घर में तब से काम कर रही है जब मेरे मरहूम वालिद जिंदा थे, वो कह रहा था। काफ़ी संजीदगी से वो सुन रही थी, काफ़ी बेचैनी से। क्या उन्होंने और मैंने आपको किसी शिकायत का मौका दिया? आपको हमेशा आपकी तनख्वाह वक्त पर मिली। आप तो जानती है कि हमारे घर में काम करने वाले मुलाजमों को तनख्वाह उनके हक से बढ़कर मिलती है। उसने एक गहरी सांस ली। जी साहब, ऐसा ही है, उन्होंने बमुश्किल आवाज़ निकालते हुए मुख्तसर से जवाब दिया। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ बुलंद थी। इतनी के साथ खड़ा असलम भी एकदम खौफजदा हो गया और अनाया बीवी मज़ीद नासमझी और खौफ का शिकार हो गई। जवाब दो तुम, मैं क्या दीवारों से बातें कर रहा हूँ? अब उन्हें आपकी बजाय तुम कह रहा था, जो अनाया बीबी के लिए कोई नई बात नहीं थी। मिकाइल को जब भी गुस्सा आता वो अदब व एहतराम के सारे उसूल भूल जाता। साहब, मैंने किया क्या है? मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने लुढ़कती हुई आवाज़ के साथ अब अपनी बात मुकम्मल करना चाहिए लेकिन वो नाकाम रही। इतनी अनजान मत बनो, तुम समझ आई? मुझे बताओ, मारिया की डायरी तुमने किसको दी है? उसकी आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई। अनाया बीबी ने उसे हैरत और नासमझी से देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मारिया बीबी की किसी डायरी को नहीं जानती, और अगर जानती भी होती तो मैं क्यों किसी को देती? मैं तो आपको धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकती। उनकी आंखें बरसने लगी थी। बकवास बंद करो नमक हराम, वो चिल्लाया। साथ खड़ा असलम भी ये सब सहम कर देख रहा था। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और मुझे सच बताओ, वरना। वो अपनी बात मुकम्मल करने ही लगा था कि अनाया बीबी ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। वो नहीं सुनना चाहती थी कि वो उसे उनकी औलाद की धमकी देता। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन उन्होंने एक वक्फा लिया और सर पर लिए दुपट्टे के किनारे से अपनी आंखों को रगड़ा। लेकिन शायद मैं आपको एक काम करने वाले के बारे में बता सकती हूँ, मुझे किसी पर शक है, उन्होंने रूहान सी आवाज़ में कहा तो मिकाइल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। वो उनके करीब गया और उनके बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लिया। क्या ये कोई नया खेल है बुढ़िया? उसने उनकी आंखों में झांकते हुए शक से भरपूर लहजे में कहा और फिर उनके बाजुओं को झड़कते हुए छोड़ दिया। नहीं साहब, ये कोई खेल नहीं, मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है। वो अपनी बात पर कायम थी। अच्छा, तो किसने किया है ये? उसने गुस्से से लब भींचते हुए फौरन पूछा। इरम, उन्होंने चंद लम्हे बाद एक गहरी सांस लेकर कहा। उनकी ज़बान से इरम का नाम सुनकर हक्का बक्का रह गया था। असलम भी ये सुनकर हैरतज़दा था। उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर मिकाइल दोबारा अनाया बीवी की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी तनाव कायम था। इरम, वही लड़की जिसे कुछ महीने पहले यहाँ काम पर रखा था? उसने आंखें छोटी करते हुए अपनी तफ्तीश जारी रखी। जवाबन अनाया बीबी ने इस बात में सर हिला दिया। मिकाइल ने एक गहरी सांस ली। वैसा क्यों करेगी? मैं नहीं जानती, लेकिन वो ये सब नैना अहसन के लिए कर रही है। और उनकी ज़बान से नैना का नाम सुनकर उसकी बेयकीनी और हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ।
कोई सबूत? उसने पूछा तो अनाया बीबी चंद लम्हों के लिए एक सोच में डूब गई। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब न था। अगर कोई सबूत नहीं है तो इसका मतलब यही है कि तुमने ही ये काम किया है। यूँ किसी को फंसाने से कुछ नहीं मिलने वाला, समझ आई? वो अब फिर उन पर चिल्लाने लगा था। ऐसा नहीं है, आप मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मेहरबानी करें। इरम आपके पास आकर खुद अपने जुर्म का एतराफ़ करेगी। उन्होंने अब की बार इल्तिजाई अंदाज में कहा। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने और इरम का जुर्म साबित करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। कल सुबह या तो तुम अपने किए की सज़ा भुगतोगी या फिर वो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने चंद लम्हे बाद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया बीबी ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर वहाँ से जाने लगी। वहाँ जाने से कबल उन्होंने एक मरतबा मिकाइल को देखा। उनकी आंखों में बहुत कुछ था जो मिकाइल के लिए खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। नैना अपने घर के लॉन में मौजूद थी। आज उसने अरीशे से मुलाकात के लिए भी जाना था। वो कुछ ही देर पहले अपने पूरे ख़ानदान के साथ नाश्ता करके फारिग हुई थी। एहसन साहब दफ्तर रवाना हो गए थे और अली अपने काम पर, अरीहा स्कूल गई थी और हलीमा साहिबा किचन के कामों में मसरूफ़ थी। लॉन में वो एक कुर्सी पर बैठी मोबाइल पर किसी फ़ाइल को काफ़ी गौर से पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर तनाव खूब वाज़ेह था। लॉन में मौजूद पौधों और दरख्तों पर बैठने वाले परिंदों की आवाज़ें, जो कभी उसके लिए राहत का सबब थी, आज उसे बेचैन कर रही थी। उसके साथ साथ आज का मौसम भी उसका पसंदीदा था। उसे सिर्फ सर्दियाँ पसंद थी, गर्मियाँ नहीं। वो सूरज की तपती हुई धूप और परिंदों की चहचहाहट से तंग आकर कुर्सी से उठी और लॉन से जाने लगी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, एक गहरी सांस ली। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें जमाई और उसकी स्क्रीन पर झलकने वाले मैसेज को देखा। चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट कायम हो गई। डलर की गलाता कुलेसी अस्क मैं डायरेक्ट उर्दू पढ़ती हूँ। हमेशा की तरह उसने बुराक की तरफ से रिसीव होने वाले मैसेज को गूगल ट्रांसलेट पर कॉपी करके पेस्ट किया। अब उसका तर्जमा मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने लगा था। इट इज़ सेड दैट द टावर ऑफ गलाटा मेक्स लव स्टोरीज कम ट्रू, बट गलाटा रोट इन ओन लव स्टोरी व्हेन इट मेट योर आइज़। इसके चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और फिर वो एकदम चहकी। वो हमेशा की तरह उसे हर रोज़ यूं ही सुबह सुबह मैसेज किया करता। अब वो भी उसे जवाबन कुछ टाइप करने लगी। आई एम बट ए कैप्टिव ऑफ द प्रेजेंट वाइल माई ट्रू सेल्फ लीव्स इन आवर ओल्ड मेमोरीज हैप्पी एंड फ्री। उसने ये कहीं पढ़ा था, मगर कहाँ पढ़ा था ये उसे याद नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर याद था कि जब उसने इन सत्रों को पढ़ा था तो उसने ये सोचा था कि क्या वो कभी किसी को ये कहेगी। कौन उससे दूर होगा जिसकी याद उसे सताएगी। और आज उसने ये सतरें उसे लिख कर भेजी। वाकई उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और ना ही वो इन यादों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैसेज फ़ौरन दूसरी जानिब से सीन कर लिया गया। जवाबन मैसेज पर सुर्ख रंग के दिल से रिएक्ट किया गया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, मोबाइल बंद किया। उसने अपने बिस्तर पर रखा हुआ हैंगर उठाया जिस पर उसका इस्त्रीशुदा स्कार्फ लटका हुआ था। स्कार्फ को हैंगर से उतार कर वो सिंगार मेज़ की जानिब बढ़ी और उससे अपने चेहरे की गिर्द नफासत के साथ ओढ़ा। अपना हैंडबैग लिया और कमरे का दरवाज़ा खड़क से बंद किया। वो हमेशा की तरह बावकार और पुरएतमाद लग रही थी। उसकी शख्सियत थी ही ऐसी शानदार। घर से निकलने से पहले उसने हलीमा साहिबा को बता दिया था कि वो अरीशा से मिलने जा रही है और शाम तक हो सका तो शाम से पहले वापस आ जाएगी। हलीमा साहिबा ने भी उससे मज़ीद कोई सवाल नहीं किए बगैर उसे जाने दिया। वो कार ड्राइव कर रही थी। कुछ ही देर पहले उसने अरीशा को भी कॉल की थी। वो भी बस पहुंचने वाली थी। कार की रफ्तार दरमियानी थी, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। उसकी कार एक कॉफ़ी शॉप के सामने रुकी। कार सड़क पर एक किनारे पर पार्क करके वो कार से बाहर निकली और चंद ही लम्हे बाद कॉफ़ी शॉप की जानिब बढ़ी। ये मंजर तर्क आर्मी की बेस का था। वो तीनों दीनदार बे के ऑफिस में मौजूद थे। मेज़ के साथ रखी एक कुर्सी पर दीनदार बे विराजमान थे और उनके सामने रखी मेज़ पर कुछ फाइल्स काफ़ी तरतीब के साथ रखी गई थी। उनके सामने दो कुर्सियां रखी गई थी जिनमें से एक पर बुराक विराजमान था और साथ वाली दूसरी कुर्सी पर अहमद विराजमान था। बुराक, मुझे मिराए का दुख है। मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, लेकिन इस तकलीफ़ को अपने मकसद के आगे ना आने देना। तुम्हारा मकसद हमारे मुल्क को दुश्मनों की साजिशों से पाक करना है। वो काफ़ी संजीदगी से उसे जैसे समझा रहे थे। बुराक ने गहरी सांस भरी फिर और चंद लम्हे दीनदार बे को देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था। दीनदार बे के अल्फाज सुनकर उसे समझ आ रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बुराक मिराए की मौत की तकलीफ़ के बाद अपने मकसद को कहीं फरामोश न कर दे। लेकिन बुराक पर
लेकिन बुराक ऐसा नहीं था, वो अपना मकसद कभी नहीं भूल सकता। दिलदार बे, मैंने कभी भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी को अंजाम देने में कोताही नहीं की, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। उसने भी संजीदगी से उनसे कहा तो उन्होंने जवाबन इस बात में सर हिला दिया। मैं चाहता हूँ बुराक, तुम बिल्कुल यामान की तरह ही यामान की तरह ही हो। मैं जानता हूँ बुराक, तुम बिल्कुल यामान की तरह ही हो, वो भी तुम्हारी तरह ही था, हर जिम्मेदारी को पूरा करने वाला, फिर चाहे उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। बुराक खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। खैर, मिरात के बारे में तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे? वो कुछ देर बाद असल बात की जानिब आए। मिरात उस वक्त कहाँ है, इस बारे में मालूम हो गया है, उसने कहा तो उसका चेहरा बेतासुर था। ये सुनकर दिलदार बे हक्का बक्का रह गए। क्या? कैसे? उन्होंने हैरत कायम रखते हुए पूछा। कैसे? क्या मतलब? हमें मालूम हो ही जाना था इसके बारे में। हमारे फौजी अफसरान को जब कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो इसको पूरा करके ही दम लेते हैं, उसने काफ़ी फातिहाना अंदाज में कहा। दिलदार बे ने उसकी बात का लोहा माना। वो वाकई बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन ये एक ट्रैप है और बुराक की अगली बात की वो तौक़ा नहीं कर रहे थे। इस दौरान अहमद एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की मानिंद था जो सिर्फ उनकी गुफ्तगू खामोशी से सुन रहा था। क्या मतलब? दिलदार बे ने नासमझी के आलम में पूछा। मतलब ये कि यूँ अचानक मिरात के ठिकाने का मालूम हो जाना साफ ये जाहिर करता है कि हम उस तक आए और उसकी वजह क्या है ये हमें मालूम है। हमें तबाह कर देना, हमें नुकसान पहुंचाना, हमारे मुल्क के लोगों पर ज़िंदगी को हराम कर देना, यही तो उनका मकसद है। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में सुर्खी की हल्की सी लहर नुमाया थी। तमाम। तो अब क्या करना है? उन्होंने पूछा। जानते हैं, तारीख में जितने भी सुल्तान गुजरे हैं उनमें से कौन अपनी रियासत को अच्छे से चला सके थे? बुराक के इस सवाल की वो तौक़ा नहीं कर रहे थे। अहमद ने भी नासमझी से उसे देखा। बुराक, तारीख याद रखने का क्या फ़ायदा? दिलदार बे ने काफ़ी लापरवाही से कहा। उनकी दानिश्वरी। बुराक ने अपने सवाल का जवाब खुद दिया तो दिलदार बे खामोश रहे। और जो दुश्मन के बिछाए गए जाल को उनके लिए ही जाल बना दे, यानी शिकारी खुद शिकार बन जाए, उसने मज़ीद कहा। और एक बात किसी ने बहुत खूब कहा है कि उसने एक वक्फा लिया, जो तारीख याद नहीं रखते वही उसे दोहराते हैं। उसके अल्फाज ने जैसे ही एकदम दिलदार बे को तैश की आग में जला दिया था। वो कुर्सी खींच कर वहाँ से उठा और दिलदार बे के ऑफिस से निकल गया। दिलदार बे उसे कुछ कह तो नहीं सके, लेकिन अगर बुराक यामान की जगह कोई और होता तो वो उसे उसकी इस बात और लहजे का खूब जवाब देते। अहमद वहाँ चंद लम्हे खामोशी से बैठा रहा। उसने दिलदार बे की सुर्ख पड़ती आंखों को देखा और फिर उनसे इजाज़त मांग कर वहाँ से चला गया। सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों ने गिरद नवाह को घेर रखा था। ये मंजर उस पुरसुकून कॉफ़ी शॉप का था जहां वो दोनों मौजूद थी। कॉफ़ी शॉप से बाहर देखने पर एक फुटपाथ नज़र आता जिस पर पैदल चलने वाले लोगों की कदमों की आवाज़ माहौल में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ के साथ मिल जाती। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में ट्रैफिक का बहाव काफ़ी रवा होता है, साथ ही गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा कॉफ़ी शॉप को सूरज की गर्म लहरों से बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। कॉफ़ी शॉप के अंदर एक कोने में एक मेज़ के साथ 2 कुर्सियां रखी गई थी जिस पर वो दोनों विराजमान थी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? कुछ देर मामूल की गुफ्तगू और एक दूसरे का हाल चाल मालूम करने के बाद अरीशा ने उससे पूछा, जिसके चेहरे से कशमकश साफ वाज़ेह हो रही थी। वो दोनों कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुकी थी। वेटर बस कुछ ही देर में उनकी कॉफ़ी लाने वाला था। देखो, मैं तुम्हें जो कुछ बताने जा रही हूँ हो सकता है तुम्हें उस पर यकीन ना आए, लेकिन वो कहते हुए रुकी। कुछ सोचा? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? उसने फ़ौरन आंखें छोटी करके अफसोस से कहा तो नैना ने उसके चेहरे को घूरा। मैंने हमेशा आपकी बात पर यकीन किया है, कभी आपको गलत नहीं समझा। उसने शाने उचकाकर कहा तो ये सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई। जानती हूँ, तभी तो मैं तुमसे ये बात यहाँ करने आई हूँ, उसने नर्म मुस्कुराहट के साथ उससे कहा। उसकी आंखों में अरीशा के लिए मान खूब वाज़ेह था, लेकिन वो क्या जाने कि उसका मान कैसे टूटने वाला था या शायद टूट चुका था। बात मिकाइल मलिक के बारे में है, उसने संजीदगी से दोनों हाथ मेज़ पर रखते हुए गहरी सांस लेकर कहा। क्या? अरीशा ने चेहरे पर नासमझी के तासुरात कायम किए। उसने जवाब देना चाहा, लेकिन तभी का वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। उसने कॉफ़ी के दोनों कप ट्रे में से उठाकर बारी बारी उन दोनों के सामने मेज़ पर रखे और फिर वहाँ से चला गया। मैंने उसकी बीवी की डेथ के मुतालिक काफ़ी तहकीक की और उसके बाद मुझे ये बात मालूम हुई कि वेटर के जाने के बाद उसने उसे बताना शुरू किया, मिकाइल मलिक ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। और उसने अपनी बात मुकम्मल की तो अरीशा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया।
आप जानती हैं ना आप क्या कह रही है? चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने पूछा। मैं अच्छे से जानती हूँ अरीशा कि मैं क्या कह रही हूँ। नैना ने कॉफ़ी का एक घूंट भरने के बाद कॉफ़ी काफ़ी यकीन से कहा। और अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उसने मज़ीद कहा। अरीशा अब कॉफ़ी पी रही थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात नैना समझ नहीं पा रही थी। मदद किस लिए? उसने कॉफ़ी का कप सामने रखते हुए पूछा। मिकाइल मलिक को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसने एक हाथ की मुट्ठी भींचकर उससे कहा। तो वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। उसे नैना की आंखों में बहुत कुछ दिखाई दिया, यकीन, हिम्मत, हौसला, बहादुरी और न जाने क्या क्या। और उसी दौरान उसके दिल में खौफ की अजीब सी लहर दौड़ी कि कहीं नैना को अरीशा की हकीकत मालूम हो गई तो। मैं आपके साथ हूँ, उसने एक मसनूई सी मुस्कुराहट कायम करते हुए नैना से कहा। ये सुनकर नैना ने जवाबन तशक्कुर भरे अंदाज में इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने लग गई। मगर अरीशा से ये कॉफ़ी पीना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी बस मिकाइल मलिक को अपनी और नैना की मुलाकात में की गई गुफ्तगू के बारे में सब कुछ बता देती, लेकिन वो अभी ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। इर्द गिर्द रक्स करती हवा भी जाबराना गर्मी के बाद काफ़ी भारी महसूस होती। आसमान पर बादलों का नामो निशान मौजूद नहीं था और सूरज की किरणें बेरहमी से अपने पर हर फैलाने में मगन थी। इरम बावर्ची खाने में काम कर रही थी जब अनाया बीबी उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आई। वो नासमझी से उनसे पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो उसके साथ सरून क्वार्टर्स में आई और उसे अपने कमरे में ले जाकर उन्होंने खड़क से दरवाज़ा बंद किया और एक नज़र खस्ता हाल वाली खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। क्या हुआ है अनाया बीबी? इरम ने नासमझी के आलम में उनसे सवाल पूछा। अनाया बीबी खामोश रही, जैसे समझ ना पा रही हो कि क्या कहे। आप इतनी परेशान क्यों हैं? उनके चेहरे के तासुरात को समझते हुए उसने पूछा। तो वो उसकी जानिब बढ़ी। मिकाइल साहब तुम्हारे बारे में सब जान गए हैं, उसके कंधों को नरमी से अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने कहा। तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके अल्फाज उसको बेयकीन कर देने के लिए काफ़ी थे। ये सच था कि अनाया बीबी ने इरम का इस घर में बहुत ख्याल रखा था, यहाँ तक कि अब उसे अनाया बीबी बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। अगर होती तो उसे यूँ मुश्किल में ना डालती, वो भी सिर्फ अपने बचाव के लिए। क्या मतलब? उसने वो मुश्किल गले से आवाज़ निकालते हुए पूछा और उनसे थोड़ा दूर हटी, यूं कि उनसे कुछ छुपा रही हो। बनो मत, मैं सब जानती हूँ, उन्होंने कहा। तो उसके दिल पर बोझ मजीद बढ़ गया। क्या? उसने हवास बाख्तगी के आलम में पूछा। यही कि तुम उस सहाफ़ी, क्या नाम है उसका, नैना एहसन, उसी के कहने पर यहाँ आई हो। और ये सुनकर वो जहाँ थी वहीं साकित सी खड़ी रही। उसे इस बात की बिल्कुल तौक़ा न थी कि वो सब जानती होंगी। चंद लम्हे वहाँ खामोशी का बसेरा रहा और फिर उसने नज़रें उठाकर अनाया बीबी की जानिब देखा, जो उसे ही देख रही थी। आपको कैसे मालूम हुआ? आपको ये कैसे मालूम? खामोशी में खलल पैदा हुआ। वो उसके थोड़ा करीब गई और उनके चेहरे पर एक मानी ख़ैज़ मुस्कुराहट कायम हुई और फिर उन्होंने उसे बताना शुरू किया कि आखिर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ नैना एहसन के कहने पर आई थी। सूरज की किरणों को बादलों के ज़बरदस्त झुंड ने घेर रखा था। उफ़क़ सुबह होने के बावजूद रात और शाम के से मिले जुले रंगों का आश्कार कर रहा था। हवा तेज़ और करकरी थी। वो लॉन में मौजूद थी। एक कोने में खड़े हुए वो किसी से काफ़ी बेचैनी के आलम में फ़ोन पर बात कर रही थी। इर्द गिर्द कोई नहीं था। जी जी, आप फ़िक्र मत करें नैना साहिबा। दूसरी जानिब से जब उसने उसे हमेशा की तरह का वहाँ रहने और वहाँ की मालूमात इकट्ठी करने के बारे में हिदायत दी तो उसने कहा। वो ये कह रही थी तो उसने साथ ही एक सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई तो एकदम उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो जहाँ थी वहीं रुक गई। दूसरी जानिब से फ़ोन पर कोई उसे हेलो हेलो आवाज़ आ रही है कह रहा था, लेकिन वो बस अपने साथ खड़े उस वजूद को देख रही थी जो उसे नासमझी से तक रहा था। उसने फ़ोन बंद किया और 2-3 सांसें ली और उनकी जानिब देखा, यूँ कि अपने हवास को काबू में लाने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ? अनाया बीबी ने जब इरम को यूँ कन्फ्यूज़ सा देखा तो उन्होंने पूछा। किससे बात कर रही थी? कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने एक और सवाल पूछ डाला। वो चंद लम्हे खामोश रही, कुछ सोचा। मैं किसी से नहीं, बस एक पुरानी दोस्त थी, उसी का फ़ोन आया था, उसने हिचकिचाते हुए थूक निगल कर कहा। मैं किचन में काफ़ी काम पड़ा है। उन्होंने उसे कुछ शकिया निगाहों से देखते हुए जैसे ताकीद की। उसने जवाबन इस बात में सर हिला दिया और मुस्कुराई। जी, मैं किचन में ही जा रही थी। वो ये कहते हुए तेज़ कदमों के साथ वहाँ से जाने लगी, लेकिन अनाया बीबी कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, सोचों के दायरे में गुमसुम सी होकर। वो अब उसे ये सब बताते हुए रुकी। उस कमरे में रखी चटाई पर वो आकर बैठी। फिर इरम भी उनके साथ ही आकर बैठी। उन्होंने मज़ीद कहना शुरू किया। वो उन्हें सुनने लगी।
इरम बावर्ची खाने में अनाया बीबी के साथ रात का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। अनाया बीबी ने उससे दोबारा ये नहीं पूछा था कि दोपहर को किससे बात कर रही थी और उनकी यूँ अचानक नमूदार हो जाने पर वो एकदम हवास बाख्ता सी क्यों हो गई थी। उन्होंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। 2-3 और मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे और फिर उन्होंने इरम की जानिब देखा जो चूल्हे के पास खड़ी सालन बना रही थी। उसके पास उसका मोबाइल नहीं था इस वक्त, मतलब वो मोबाइल ज़रूर सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर आई होगी। चंद लम्हे बाद वो किसी काम के बहाने बावर्ची खाने से बाहर निकली। इरम खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ कदमों के साथ सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बढ़ी। सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर वो इरम के कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। वो खामोशी से गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर बढ़ी और दरवाज़ा अंदर से धीरे से बंद कर दिया। कमरे में अगर रोशनी थी तो वो सिर्फ एक चीज़ की, चार्जर की, जिसके साथ उसका मोबाइल लगा हुआ था। वो उस छोटी सी मेज़ की तरफ गई, साथ ही स्विच बोर्ड था। कमरे की बत्तियां जलाई। रोशनी ने अंधेरे को मात दे दी। मोबाइल चार्जर से उतार कर उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया। उस पर पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन वो उसका पासवर्ड जानती थी। इरम ने 1-2 बार उनके सामने मोबाइल पर पासवर्ड लिखा था, ये जाने बगैर कि वो उसे देख रही है। उन्होंने पासवर्ड लिखा तो मोबाइल पर सारे आइकन्स वगैरह नमूदार हो गए। पहले उन्होंने कॉल हिस्ट्री चेक की। दोपहर के वक्त वो जिससे बात कर रही थी उसका नाम अरीबा था, जबकि उन्होंने सुना था कि वो उस वक्त जिससे बात कर रही थी उसका नाम नैना था। वो समझ गई थी कि उसने नैना नाम की लड़की का नाम गलत नाम से सेव किया है। उन्होंने उसका व्हाट्सएप खोला और अरीबा नाम के कॉन्टैक्ट के सारे मैसेजेस देखना शुरू किए। मैसेजेस सिर्फ आज के दिन के मौजूद थे, बाकी दिनों के यकीनन वहाँ से डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन जो मैसेजेस उन्होंने पढ़े थे वो भी उन पर सब कुछ आश्कार करने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। ये सब सुनते हुए इरम के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया। उसे इस बात का शिद्दत से अफसोस हो रहा था कि कितनी बेवकूफ़ है, क्यों उसने मैसेजेस उसी वक्त डिलीट नहीं कर दिए और आखिर कैसे वो इतनी आसानी से उसका पासवर्ड जान गई थी। उसे रह रहकर पछतावा हो रहा था। अगर आपको मालूम था कि मैं यहाँ नैना साहिबा के कहने पर आई हूँ तो आपने मुझे मारिया साहिबा के बारे में क्यों बताया? उसने उन्हें सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। क्योंकि वो कहते हुए रुकी, आंखें एकदम सी नम हो गई। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, न जाने क्यों उसे उनकी आवाज़ कुछ भर्राई हुई लगी। वो कुछ समझ ना पाई। वो अब की बार कुछ थके थके से अंदाज में चिल्लाई। चटाई से उठकर खड़ी हुई और उससे नज़र चुराते हुए उन्होंने मज़ीद कहना शुरू किया। मेरे दिल पर हमेशा एक बोझ रहा कि मैं मारिया बेगम के लिए कुछ नहीं कर पाई, और जब मुझे मालूम हुआ कि तुम नैना एहसन के लिए काम करती हो तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया है अपने दिल से बोझ हल्का करने का। उनके लहजे में बहुत कुछ था, तासुफ, पछतावा, तकलीफ़। वो ये सुनकर चटाई से उठी और उनके साथ जाकर लपकी, जैसे उन्हें हौसला दे रही हो। हालांकि इस वक्त खुद इरम को किसी हौसला देने वाले की बहुत ज़रूरत थी। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात ही यहाँ से चली जाओ, उन्होंने उसके गाल नरमी से थपथपाते हुए कहा। वो एकदम उनसे जुदा हुई और उनकी नज़रों में बेयकीनी से झांकने लगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा। आंखों की नमी अभी तक कायम थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। पर तुम जाओगी कहाँ? ये सवाल सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, जैसे वो उस सवाल का जवाब अच्छे से जानती हो। आप उसकी फ़िक्र मत करें, मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, उसने शाने उचकाकर काफ़ी बेफिक्री से कहा। उन्होंने मुस्कुराकर उसके कंधे थपथपाए और फिर उसने उन्हें एक बार फिर सवालिया निगाहों से देखा। अब की बार उसकी यूँ उन्हें सवालिया निगाहों से देखने की वजह वो अच्छे से समझ गई थी। मिकाइल को मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? उसने पूछा तो अनाया बीबी ने उससे नज़रें फेरी। वो कुछ समझ ना पाई। मारिया साहिबा की डायरी किसी ने चुरा ली और उसके मुताबिक ये काम तुम्हारा है, उन्होंने साफ गोई के साथ आधी बात बताई। हालांकि मिकाइल का शक अनाया बीबी पर था। वो उसे अब ये नहीं बता सकती थी कि उन्होंने ही मिकाइल को इरम के बारे में बताया था, सिर्फ इसलिए कि उनका ख़ानदान सही सलामत रहे। उनके लिए उसे ये बताना इंतहाई मुश्किल था कि वो सारी वारदात उसके सर पर थोप कर खुद बरी ज़िम्मा होने वाली थी। लेकिन अगर उन्होंने उसे इस मुश्किल में डाला था तो वो अब उसे इस मुश्किल से निकालने की कोशिश भी कर रही थी। उसे मुश्किल से निकाल कर ऐसा भी ना था कि वो खुद मुश्किल में पड़ जाती। लेकिन मैंने तो डायरी नहीं चुराई, उसने फ़ौरन कहा। तो अनाया बीबी के चेहरे पर निदामत और शर्मिंदगी के तासुरात मज़ीद भड़क उठे। मैं बेशक नैना साहिबा के लिए काम करती हूँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, उसने मज़ीद कहा।
चलो तुम ये सब सोचना बंद करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो, उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वह अब कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। आफताब की किरणें खिड़कियों से होते हुए सीधा मेज़ के ऊपर मौजूद फाइल्स और दीगर अशिया के ऊपर आकर गिर रही थी। वो साथ रखी कुर्सी पर विराजमान था, हाथ में एक फ़ाइल लिए उसका मुताला करने में महू था। ये मंजर बुराक यामान के ऑफिस का था। फौज के इस हेडक्वार्टर में उसे तभी अपना ऑफिस मिल गया था जब उसे कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था। वो उसके ऑफिस के दरवाजे की जानिब आया। चंद लम्हे कुछ सोचा, दरवाज़ा आधा खुला था। बुराक ने एक सरसरी सी निगाह फाइल से उठाकर इर्द गिर्द दौड़ाई तो उससे दरवाजे के पार खड़ा वो वजूद नजर आया जो उससे अंदर आने की इजाज़त मांगना चाह रहा था। बुराक ने हाथ में पकड़ी फाइल मेज़ पर एक तरफ और खड़क से रखी और उसे हाथ से इशारा करते हुए अंदर आने का कहा। अहमद ने इस बात में सर हिलाया और उस कमरे में दाखिल हुआ। बुराक का ऑफिस बाकी अफसरान की तरह ही वेल ऑर्गेनाइज था, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था कि वो जिस तरह से उसे अपने ऑफिस को ऑर्गेनाइज रखता वैसे और कोई नहीं रख पाता। वो मेज़ के साथ रखी खाली कुर्सी पर आकर बैठा। बुराक उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान था। 2-3 बातें बनाकर बिना किसी मकसद के यूं ही अहमद ने उससे पूछ डाली। वो इसका मुख्तसर सा जवाब देता और फिर उसने वो फाइल दोबारा पकड़ ली जिसका वो कुछ ही देर पहले मुताला कर रहा था। बुराक बे, आप ठीक तो है? अहमद असल बात की जानिब बढ़ा। बुराक ने फाइल से नज़रें हटाकर उसे देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। वो दोबारा फाइल पढ़ने लगा। अहमद की भूरी आंखों में परेशानी की लहरें अभी भी मौजूद थी। उसकी भूरी आंखें सूरज की किरणों के बाद सुनहरी लगती। क्या आप गुस्सा है? उसने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा। बुराक की पेशानी पर एकदम सिलवटें नुमाया हुई। अहमद को लगा कि उसे ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जब तीर कमान से निकल गया हो तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने वो फाइल मेज़ पर रखी और अब अहमद की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर मैं गुस्से में होता तो आज मैं यहाँ ना होता, मैं कब का अपनी बहन का बदला ले चुका होता। उसने संजीदगी से कहना शुरू किया। अहमद उसे खामोशी से सुनने लगा। वो यही तो चाहता था कि बुराक कुछ कहे, यूँ खामोश ना रहे। लेकिन तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने मानी खज़ अंदाज में पूछा तो अहमद ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मेरी बहन का बदला लेना नहीं है। उसने एक हाथ की मुट्ठी भींचकर मेज़ पर मारी। मेरा मकसद अपने वतन के हर शख्स की हिफाजत करना है। मैं अपने लोगों को मिराज जैसे संगदिल शख्स के हाथों में मज़ीद कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ़ मुझे मिली है वो किसी और को मिले। अब की बार उसकी आंखों से झलकने वाली सच्चाई, यकीन और उम्मीद ने अहमद को सताइश से भरे अंदाज में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये मंजर मारिया के कमरे का था। वो एक मेज़ के साथ रखी कुर्सी पर विराजमान थी। सब बत्तियां जली थी। कमरा लॉक था। मेज़ पर 2 शराब की बोतलें पड़ी थी। एक बोतल उसके हाथ में थी। वो मुसलसल ड्रिंक किए जा रहा था। उसे याद था मारिया के मरने के बाद उसने ड्रिंक करना शुरू किया था। जब भी वो शदीद गम में मुब्तला होता वो यूं ही ड्रिंक करना शुरू कर देता। ये उसकी आदत बन चुकी थी और इस बारे में इस घर का हर मुलाजिम जानता था। अनाया बीबी इस बात से वाकिफ़ थी कि मिकाइल इस वक्त मारिया के कमरे में क्या कर रहा था और वो जानती थी कि वो आज सारा दिन ऐसे ही रहेगा। उसी मौके की तलाश में थी वो। उसी मौके की तलाश थी उन्हें। रात के सियाह गहरे साए ने उफ़क़ को अपने आगोश में ले लिया था। हर जानिब खामोशी ही खामोशी थी। ये मंजर मिकाइल के घर का था। इरम एक सियाह बुरके में मलबूस थी जो उसके कद से कुछ लंबा ही था। वो बुरका उसे अनाया बीबी ने दिया था। अनाया बीबी इरम को लेकर सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली। इरम ने साथ एक बैग लिया हुआ था जिसमें उसका सामान मौजूद था। वो सिर्फ ज़रूरत की अशिया साथ लेकर जा रही थी। उसके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी अनाया बीबी ने उसे कुछ रकम दी। उसने नहीं लेना चाहिए, लेकिन अनाया बीबी के इसरार पर उसने वो रकम ले ली। इससे पहले अनाया बीबी घर के पिछले गेट पर मुकर्रर किए गए 2 गार्ड को चाय में नींद की दवा पिलाकर उन्हें नींद की वादियों में गुम कर चुकी थी। वो दोनों गार्ड्स अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे अब नींद की वादियों में गुम हुए पड़े थे, इसलिए उन्हें अब कोई खतरा नहीं था। बाकी मुलाजमीन भी सो चुके थे। मिकाइल मलिक तो वैसे ही सारा दिन मारिया के कमरे में बंद रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो भी अब तक सो चुका होगा और सुबह देर से ही उठेगा। वो दोनों अब धीरे से चलती हुई घर के बैकडोर तक पहुंची। वो गार्ड्स वहां
दोनों एतराफ़ में एक-एक कुर्सी पर बैठे नींद की वादियों में गुम थे। उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। वो दोनों चंद लम्हे वहाँ रुकी। अनाया बीबी ने एक गहरी सांस ली और चेहरा धीरे से हिलाते हुए उन्होंने इरम को आगे बढ़ जाने का इशारा किया। यहाँ से आगे का फ़ासला इरम ने खुद तय करना था। अनाया बीबी ने उसे गेट की चाबी पकड़ाई। गेट की चाबी सिर्फ उनमें से एक गार्ड के पास थी। जब वो नींद की दवा से भरपूर चाय पीकर गफलत की नींद सो रहे थे, तभी अनाया बीबी ने वो चाबी काफ़ी होशियारी के साथ ले ली। अनाया बीबी, इरम ने उन्हें कुछ नम आंखों के साथ देखा। वो जो उसके चेहरे पर नकाब कर रही थी, उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और उन्हें नरमी के साथ गले लगा लिया। अनाया बीबी की आंखें भी नम हो गई और एक आंसू उनकी आंख से लुढ़कता हुआ थोड़ी को छू गया। चलो बस बस अब जाओ, अल्लाह तुम्हारी हामी व नासिर हो, उन्होंने उससे गले मिलने के बाद कहा और अपनी नम आंखों की हाथ की पुष्ट से साफ किया। वो धीरे से तशक्कुर भरे अंदाज में मुस्कुराई और फिर वो मुड़ी और कदम आगे बढ़ाई। गेट खोलने के बाद उसने पीछे मुड़कर एक मर्तबा अनाया बीबी को देखा, जिनकी आंखें अब बरस रही थी। उसने हाथ हिलाते हुए उन्हें अलविदा कहा और फिर चाबी उनकी तरफ उछाल दी। अनाया बीबी ने हवा में उछलती हुई चाबी पकड़ ली। इरम ने उन्हें थम्स अप का इशारा किया और गेट धीरे से बंद करके जाने लगी। उसके जाने के बाद अनाया बीबी तेज सांस लेती हुई उस गार्ड की जानिब बढ़ी जिससे उन्होंने वो चाबी चुपके से ली थी। वो चाबी उन्होंने दोबारा उसकी शर्ट की जेब में रख दी। वो अब तेज़ कदमों के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में जाने लगी। दिल इरम के लिए लाख दुआएं करने में मशगूल था। इरम को यहाँ लाहौर से अब इस्लामाबाद जाना था, उस शख्स के पास जिसके कहने पर वो यहाँ आई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जल्दी से अपने लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।